हेलो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए अपनी थर्ड वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे मेन फंक्शन किसको कहते हैं, लेकिन उससे पहले फंक्शन का बेसिक देखने से पहले हम 11th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेट्स, वो देखते हैं। सेट्स जैसे आपको पता है किसे बोलते हैं सेट्स। सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे सिंपल हम बोलते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। या सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर 2 4 6, इस टाइप से लिख सकते हैं। या जैसे आप लिखेंगे सेट ऑफ वोवेल्स ए ई आई ओ यू, ये सब हमने पढ़ रखा है। मतलब सेट्स हमने कंप्लीटली 11th में पढ़ चुके हैं। अब सेट्स के बारे में दो सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन, उनमें ऑपरेशंस, उनका डिफरेंस और वेन डायग्राम, ये सारा कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? देखिए, दो सेट्स की मल्टीप्लाई करने को कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास कोई दो सेट है, ए है मेरे पास ए कोमा बी कोमा सी, और कोई दूसरा सेट है बी 1 2 3। अब ए क्रॉस बी करना है तो हम कैसे करते हैं, पहले सेट को लिखते हैं ए बी सी, फिर दूसरे के एलिमेंट है 1 2 3। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है? वो ऐसे डिफाइंड होता है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर वाइज करके हम एलिमेंट को लिख देते हैं ऐसे a, 1, ये एक एलिमेंट बन गया, फिर a2, फिर a3। ऐसे ही अब b के साथ पेयर बना लेते हैं, b1, b2, b3। ऐसे ही सेम c के साथ c1, c2 और c3। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट a और b का। तो दो सेट्स का मल्टीप्लाई हम इस टाइप से करके लिखते हैं। तो ये भी अगेन एक सेट आता है इसमें, लेकिन जो एलिमेंट होते हैं a क्रॉस b वाला जो सेट होके आता है मल्टीप्लाई, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3, इस टाइप से c1 c2 c3। तो ये है a क्रॉस b, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मेन बात करते हैं रिलेशन की। अब हमारे पास ये जो टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, ये हम 12th में पढ़ते हैं। रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन भी हमारा पहला चैप्टर, सबसे पहले 12th में यही है रिलेशन फंक्शन। तो अब बात करते हैं मेन रिलेशन किसको बोलते हैं, वो देखिए। रिलेशन बोलते हैं सेट ए क्रॉस बी के एनी सबसेट को। पहले सेट से ही सबसेट किसको बोलते हैं? सबसेट ये आपने पढ़ रखा है। जैसे सपोज मेरे पास एक सेट है ये ए बी सी डी, और एक बी सेट मैंने कोई एक ये बना लिया है बी कोमा डी, सपोज ये। अब ये वाले एलिमेंट इसके हैं, तो ये वाला सेट B इज सबसेट ऑफ सेट A, मतलब B यहाँ पे सबसेट है A का, और हम इसको लिख के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं B इज सबसेट ऑफ A। तो सबसेट क्या होता है? कुछ एलिमेंट लेके इसके बना हुआ नया सबसेट, नया सेट, इसको सबसेट बोल रहा है। अब इसके बाद मैं रिलेशन किसको बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से। रिलेशन क्या है? रिलेशन A क्रॉस B के किसी भी सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब जैसे ये पूरे इसमें 9 एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B में, A क्रॉस B में यहाँ पे 9 एलिमेंट है। अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट सबसेट बनाइए। सबसेट बनाने के लिए सपोज एक तो मैंने ये एलिमेंट ले लिया, एक ये ले लिया A3 और एक ले लिया सपोज C3, ये 3 एलिमेंट लिए, या 4 या 5 कितने भी ले सकते हैं। अब मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये A क्रॉस B का एक सबसेट है। ये सबसेट, अगर मैं इस सेट को नया एक नाम दे रहा हूं R का, तो यहाँ पे R मुझे दिखाई दे रहा है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसी R को, इसी सेट को हम बोलते हैं एक रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये एक रिलेशन है। अब यहाँ पे अगर सपोज कोई अलग से मैंने एलिमेंट और लगा लिया है, जैसे सपोज C2 लगाया इसमें, या B1 भी लगा लिया है, तो ये भी क्या है? ये भी एक सबसेट है इसका, तो ये भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन इज सिंपल क्या है? A क्रॉस B का कोई भी सबसेट। अब इसी को हम थोड़ा सा मैपिंग की हेल्प से भी शो कर देते हैं। मैपिंग की हेल्प से कैसे शो करते हैं वो देखिए। सपोज मेरे पास ये सेट है A, ये है B, A से B में R एक फंक्शन डिफाइंड है, वो मुझे करना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब यहाँ पे A क्या है मेरे पास? A में एलिमेंट है A B C,
बी में है 1 2 3 1 2 3। अब मुझे ये वाला रिलेशन रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करता हूं, यहाँ पे ए 1 से रिलेटेड है तो ए को 1 से ऐसे मैप कर दिया है, ए 3 से रिलेटेड है, ए को 3 से मैप कर दिया है, सी 3 से रिलेटेड है, सी को 3 से, सी 2 से है, सी को 2 से ऐसे ज्वाइन करा दिया और बी को 1 से ज्वाइन करा दिया। अब ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया रिलेशन आर का, तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे फंक्शन। अब हमें फंक्शन पढ़ना है। रिलेशन पहले चैप्टर में, बाद में डिस्कस कर लेंगे कंप्लीटली कि इसमें क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, तो वो सब बाद में नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे अलग से चैप्टर जब हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा मेन टॉपिक है फंक्शन। अब फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन क्या है वो देखते हैं। अब जैसे अभी एक एग्जांपल में हमने देखा रिलेशन क्या था, सपोज ये है मेरे पास सेट ए, ये बी, इसमें था ए बी सी, इसमें 1 2 3, सपोज इससे हमने ये मैप कर दिया, इससे ये मैप कर दिया, इससे ये मैप कर दिया, सपोज इस टाइप से ये एक रिलेशन बना ए से बी में, आर एक रिलेशन है ए टू बी। अब हम मेन बात, फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन के लिए सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में इमेज होनी चाहिए एक यूनिक, बस ये सिंपल डेफिनेशन है फंक्शन की। क्या है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में अगर यूनिक इमेज है तो वो एक फंक्शन है। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी, इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स of set A have a unique image in set B, then ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन हम बोलते हैं। If all element of set A have a unique image in set B, then this type of relation is known as function। इसी रिलेशन को हम एक फंक्शन बोलते हैं। मींस फंक्शन क्या है, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रिलेशन ही है, लेकिन कौन सा, जो एक स्पेशल टाइप की कंडीशन को फॉलो करता है। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है, ये वाली कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब अब ऑल एलिमेंट मतलब इसके सारे एलिमेंट की, मतलब ये सारे एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, इनको इमेज बोलते हैं। ऑल एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, कौन कैसी इमेज, यूनिक इमेज। अब यूनिक का मीनिंग क्या है, देखिए जैसे इसकी इमेज ये बना दी मैंने, तो अब इसकी ये नहीं होनी चाहिए। यूनिक का मीनिंग इसकी केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको हटा देता हूं, जैसे ए की ये वाली इमेज होगी, बी की ये इमेज होगी और सी की ये इमेज होगी, मतलब बी और सी दोनों की एक ही इमेज होगी, लेकिन इसकी दो डिफरेंट इमेज नहीं है। तब ये क्या है, ये वाला रिलेशन एक फंक्शन है। फंक्शन की कंडीशन क्या, ऑल एलिमेंट, मतलब ये जैसे ए में 3 एलिमेंट है, ए बी और सी, तो तीनों की इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल तीनों की कुछ ना कुछ इमेज है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब एक एलिमेंट की इधर 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, जैसे बी को हमने मैप कर दिया इससे भी और इससे भी, अब ये गड़बड़ हो गई। अब ये क्या है, ये एक रिलेशन है, अब फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने की कंडीशन क्या है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मीनिंग क्या है कि एक की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 उसकी इमेज नहीं होनी चाहिए। तब अगर मैं इसको हटा देता हूं, अब ये क्या है, अब एक फंक्शन है, रिलेशन तो है ही लेकिन ये फंक्शन भी है। अब सपोज मैंने इसको सी को ऐसे रिलेट कर दिया, तो अभी भी क्या है, अभी भी फंक्शन है। अगर मैं इसको सी को इसके साथ साथ इससे मैं और कर देता हूं, अब फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी 2 इमेज हो चुकी हैं। अब एक और हम देखते हैं, सपोज मैंने इसको सिंपल ऐसे छोड़ दिया, ए की इमेज ये, बी की इमेज ये, तो क्या है अब ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि ऑल एलिमेंट ए और बी की तो इमेज है, सी की नहीं है। तो सिंपल बस इसकी 2 कंडीशन है, किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने की 2 कंडीशन है। क्या कि एक तो ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए। बस ए बी सी 3 एलिमेंट है तो तीनों की इमेज होनी चाहिए। सपोज ये तीनों की इमेज बन गई इधर। अब इधर जैसे क्या है, बी में
ये वाला एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब ये किसी से भी रिलेट नहीं है, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है केवल यहाँ पे, इसके सारे एलिमेंट की होनी चाहिए और इधर यूनिक होनी चाहिए, बस किसी भी एक एलिमेंट की इधर दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। मीन्स अब सिंपल मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे जो फंक्शन हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। क्लियर? इसके बाद अभी हम बात करते हैं यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट, अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन बात करते हैं। अब सपोज मैं इसी वाले एग्जांपल में बात करता हूं सेट, जैसे ये वाला एक फंक्शन है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक फंक्शन है, अब फंक्शन f से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब ये जो सेट A है, इस कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं डोमेन। ये जो सेट B है, इस कंप्लीट सेट को बोलते हैं कोडोमेन। इस फंक्शन के लिए सिंपल, अब अगर मैं बात करता हूं कि इसका डोमेन सेट लिखिए, तो डोमेन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डोमेन का सेट है जी A, B और C। और कोडोमेन अगर मुझे लिखना है तो कोडोमेन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कोडोमेन है यहाँ पे ये पूरा सेट, क्या 1 2 3, ये है कोडोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, तो डोमेन कोडोमेन क्लियर, डोमेन ये वाला सेट, कोडोमेन ये वाला सेट। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है, रेंज है इसी सेट में जिसकी इमेजेस बनी हुई है, मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं जिन एलिमेंट की प्री इमेज है, जैसे 1 और 2 की प्री इमेज है, 1 और 2 की प्री इमेजेस है, 3 की नहीं है, तब ये वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं रेंज 1, 2। इस वाले सेट को हम बोलते हैं रेंज एलिमेंट्स। क्लियर? तो रेंज कौन सा होता है, जिनकी प्री इमेजेस हैं। मतलब क्या हुआ, सिंपल, जैसे हमने A का आउटपुट, A इनपुट करेंगे तो आउटपुट आएगा 1, B इनपुट करेंगे आउटपुट आएगा 2, C इनपुट करेंगे आउटपुट आएगा 2, 3 नहीं आएगा, तो आउटपुट का सेट होता है एक्चुअली रेंज। इनपुट का होता है डोमेन, कंप्लीटली जो रिलेटेड, जो हमें गिवन होता है सेट B, वो होता है कोडोमेन, लेकिन जो आउटपुट में मुझे मिलता है दैट इज रेंज। तो ये है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज आई थिंक आपको क्लियर है। अब जैसे सपोज मैं एक सिंपल एक रिलेशन लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा y² = x, मतलब x और y में इस टाइप की कोई इक्वेशन अगर लिखी है, वो हर एक इक्वेशन एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, किस किस में, x और y के बीच में एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है रिलेशन, रिलेशन यहाँ पे सिंपल x और y के बीच में इस इक्वेशन को हम रिलेशन बोल रहा है। अब सिंपल देखिए, ये कोई सेट x, ये y का सेट है। अब सपोज मैं यहाँ पे देख रहा हूं, मैंने x को 1 लिया, 1, तो y क्या आएगा, y आएगा मेरे पास +1 और -1। भाई x = 1 अगर पुट अप करेंगे तो y² = 1, y की वैल्यू आएगी +-1, मतलब दो आउटपुट आ गए मेरे पास, ये 1 और ये -1। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे 4 पुट अप करता हूँ, x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी +2 और एक आ जाएगी -2। इस टाइप से आउटपुट आता जा रहा है। तो यहाँ पे इनपुट मुझे सपोज मैं इतना ही ले लेता हूँ, तो इनपुट दिखाई दे रहा है 1,4 और आउटपुट ये 4 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 1 की एक यूनिक इमेज नहीं है, 1 1 से भी रिलेट है और 1 -1 से भी रिलेट कर रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट से ये रिलेट कर रहा है। दैट मींस ये क्या है, ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। लेकिन अब अगर यहीं पे मैं एग्जांपल इस टाइप से ले लेता हूं कि y = x², मैंने सिंपल ऐसे बोल दिया। अब देखना जरा इसमें क्या आएगा, अगर मैं x को 1 पुट अप कर रहा हूं, x को 1 पुट अप किया तो आउटपुट आएगा 1, x को -1 पुट अप किया तो आउटपुट आएगा 1, x को 2 पुट अप किया तो आउटपुट आएगा 4, x को -2 पुट अप किया तो आउटपुट आएगा 4। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला इस टाइप का जो रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है xy में, लेकिन ये इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज है, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है यूनिक इमेज। तो ये वाला जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है और ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात ग्राफिकली, देखिए पूरा फंक्शन जो भी हम पढ़ेंगे उसमें ग्राफिकल अप्रोच आपको हर टाइप से आनी चाहिए। अब हम हर एक चीज की ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे। देखिए जैसे सपोज मैं इसी की ग्राफ की बात करता हूं, यहां पे y² = x इस टाइप से बनता है ये पैराबोला।
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला बनता है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया कि अगर मैं वन पुट अप कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की आउटपुट कितना आएगा, ये आएगा 1 और इधर कितना आएगा, ये -1 नीचे की साइड। अगर मैं 2 पुट अप करता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा, सॉरी 4 देख लेते हैं, 4 पुट अप करता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा, ये 2 और नीचे की साइड -2 4 पे इस टाइप से आता जाएगा। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि ये वाला पॉइंट क्या है 4,2, ये वाला पॉइंट क्या है 4,-2, ये वाला पॉइंट क्या है 1 1, ये वाला 1 और -1 इस टाइप से आता जाएगा ये। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 1 अगर मैं इनपुट कर रहा हूं तो दो टाइप के आउटपुट मिल रहे हैं मुझे, ये वाला 1 और -1। 4 से दो आउटपुट मिल रहे हैं 2 और -2, तो ये वाला फंक्शन नहीं है। अब मैं सिंपल ग्राफिकल अप्रोच ये बोल सकता हूं इसकी कि अगर सपोज y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तब वो वाला मतलब रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। क्लियर? ग्राफिकल अप्रोच क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को y एक्सिस की पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट मींस वो वाला एक फंक्शन नहीं है। अब जैसे यही 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, फंक्शन नहीं है, ये वाला ये फंक्शन नहीं है। अब ऐसे ही एक सर्कल का इक्वेशन ले लेता हूं मैं। सर्कल सपोज ये x² + y² = 4, ये रेडियस 2 है। अब अगर मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो दो आउटपुट मिल रहे हैं, यहां से भी दिखाई दे रहे हैं, यहां से भी दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस ये वाला एक फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है x और y के बीच में एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब अगर मैं इसको देखता हूं ग्राफिकली, ये क्या है y = x², ये पैराबोला हुआ इस वाली फॉर्म का ओपन अप वर्ड इस टाइप से। अब अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं, वो क्या y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस ये वाला जो रिलेशन है x y में वो एक फंक्शन है। तो सिंपल ग्राफिकल अप्रोच क्या हुई कि अगर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, दैट मींस वो एक रिलेशन, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वो क्या है, एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं डोमेन और रेंज। देखिए जरा फिर से, डोमेन क्या है, सिंपल कोई अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है कुछ भी y = fx इस टाइप से कोई फंक्शन दिया हुआ है, तब डोमेन क्या होती है इस फंक्शन की, डोमेन होती है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में डोमेन है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y डिफाइंड। रेंज क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x डिफाइंड। सिंपल, ये डोमेन और रेंज है, बिल्कुल इजी वर्ड्स में। डोमेन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब ये वाला कोई फंक्शन गिवन है, इसमें x की वैल्यूज का सेट, x की वैल्यूज में क्या क्या पुट अप कर सकता हूं, उनके सेट को बोलते हैं डोमेन, जिनके लिए y डिफाइंड हो। x की वैल्यूज का वो सेट जिनके लिए y डिफाइंड है, तो x के सेट को हम बोलते हैं डोमेन, और y की वैल्यूज का सेट जिनके लिए ये डिफाइंड है उसको बोलते हैं रेंज। सिंपल डोमेन रेंज क्या हुई, डोमेन है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, रेंज है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, बस सिंपल। अब अगर मैं एक एग्जांपल देखता हूं कि y = मैंने बोल दिया कि √x, ये कोई फंक्शन है। अब मुझे एक बात बताइए, ये यहाँ पे डोमेन क्या होगी, डोमेन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x क्या है, हम नेगेटिव नंबर पुट अप नहीं कर सकते क्योंकि रूट है ये। तब x का सेट जिसके लिए y डिफाइंड है, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है, उसको हम डोमेन बोल रहे हैं। और मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 0 से ज्यादा पुट अप करना है, तब x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 to ∞। 0 तो इनपुट कर सकते हैं ना, 0 से ∞ तक ये है x का सेट, और यही है डोमेन। डोमेन क्या है, सेट ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। इस फंक्शन के लिए 0 to ∞ है डोमेन। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। अब सिंपल ये सोच सकते हैं कि अगर मैं 0 पुट अप करूंगा तो 0 आएगा, 1 पुट अप करेंगे तो √1, 2 पुट अप करेंगे √2। तो मतलब आउटपुट क्या आ रहा है वो सोचना है, y का सेट क्या आ रहा है आउटपुट में। भाई आउटपुट कभी क्या नेगेटिव दिखाई देगा आपका, यहां से y नेगेटिव आ सकता है, y की वैल्यूज, मतलब जैसे 0 पुट अप किया तो y की वैल्यू आएगी 0, 1 पुट अप करेंगे y की वैल्यू √1, 2 पुट अप करेंगे √2, 3 पुट अप करेंगे √3। तो पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है y का सेट भी। तो y भी क्या हुआ, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 to ∞। ये है इसकी रेंज। तो डोमेन क्या है, x का सेट, रेंज क्या है, y का सेट। क्लियर?
अब और थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ये है कि y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, ये है। अब इसकी डोमेन देखनी है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए अब सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर रूट के अंदर fx लिखा हुआ है तो आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी है कि fx ग्रेटर इक्वल टू 0। ये रूल है इसके लिए। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इधर तो फंक्शन और इधर मैं लिख देता हूं रूल, तो अगर फंक्शन ऐसे लिखा है रूट fx, तो उसकी डोमेन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट अप कर देना है। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे कि x माइनस 3, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट अप कर देना है, मींस x ग्रेटर इक्वल टू 3। 3 से ग्रेटर कहां तक, इंफिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 टू इंफिनिटी, x का ये सेट आया, यही इस फंक्शन की डोमेन है। क्लियर। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं, फिर से सोचिए, ये 3 टू इंफिनिटी है, 3 टू इंफिनिटी, मुझे रेंज की बात करनी है। रेंज क्या है, रेंज है आउटपुट। मुझे अब ये देखना है कि आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा। सोचिए, जब मैं 3 पुट अप करता हूं तो आउटपुट में क्या मिला, 0। 3 के बाद 4 पुट अप करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 3, रूट 1 मिलेगा। 5 पुट अप करेंगे, रूट 2, तो आउटपुट क्या मिला, 0 भी मिला, 1 मिला, रूट 2 रूट 3, इस टाइप से मिलता जाएगा, इस टाइप से पॉजिटिव आउटपुट मिलता जाएगा। दैट मींस y बिलोंग्स टू यहाँ पे भी 0 टू इंफिनिटी, ये इसकी रेंज है। तो डोमेन रेंज क्लियर। इसके बाद इधर से लिख देते हैं फंक्शन अगर ऐसे, अच्छा दूसरी बात, फंक्शन अगर इस टाइप से लिखा है 1 अपॉन fx, तो हम यहाँ पे डोमेन के लिए क्या करते हैं कि fx नॉट इक्वल टू 0, डिवाइड में जो भी है कभी भी वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सिंपल अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि y इक्वल टू ऐसे लिखा है 1 अपॉन x माइनस 3, यहाँ पे इसकी डोमेन फाइंड कीजिए। तो डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन के लिए मैं लिखूंगा कि x माइनस 3 ये 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 3, x 3 नहीं होना चाहिए, ये इसकी डोमेन है। अच्छा x 3 नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए भाई, 3 नहीं होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी हो जाए। इसका मीनिंग होता है कि x बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो जाए, मतलब r सब रियल नंबर हो जाए, लेकिन छोड़ के किसको, 3 को, 3 नहीं होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये सेट की फॉर्म में, और ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, छोड़ के 3 को, ये है इसकी डोमेन। क्लियर। अच्छा, तो 1 अपॉन fx अगर लिखा हुआ है तो सिंपल रूल इसका क्या रहेगा कि fx नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर 1 अपॉन रूट fx ऐसे लिखा है तो इसके लिए रूल क्या अप्लाई करेंगे कि fx ग्रेटर देन 0, केवल ग्रेटर देन, इक्वल नहीं होना चाहिए इस बार fx, क्योंकि 1 अपॉन में है ना, अपॉन में तो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। इसके लिए भी एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हट जाएगा। सिंपल अगर ऐसे लिखा है 1 अपॉन रूट 4 माइनस x ऐसे, तो इसकी डोमेन के लिए मैं क्या करूंगा, 4 माइनस एक्स, ये जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं आएगा इस बार। इक्वल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड में लिखा हुआ है। तो 4 ग्रेटर देन x, या मैं x को पहले लिखूंगा 4 को बाद में, तो ये इनइक्वालिटी चेंज, x लेस देन 4, x 4 से लेस होना चाहिए, मतलब नंबर लाइन पे अगर मैं देखता हूँ ये 4 है जी, 4 से लेस होना चाहिए, 4 से लेस कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। अब अगर मुझे इंटरवल लिखना है इसका, मैं कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4, हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4, माइनस इंफिनिटी पे ओपन, 4 पे ओपन। और हाँ एक बात ध्यान आ गई यहीं पे, किसी ने पूछा था इंफिनिटी पे ओपन क्यों रहता है। देखिए इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी कोई एक नंबर नहीं है, इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी नंबर नहीं है, इंफिनिटी एक सिंबल है बस। कैसा सिंबल, जो रिप्रेजेंट करते बहुत बड़ी क्वांटिटी को। अब बहुत बड़ी क्या, आप कितनी भी बड़ी ले लो तो उससे भी बड़ी एग्जिस्ट करती है ना क्वांटिटी। मतलब अगर सपोज आपने 1 लाख लिया तो उससे भी बड़ी नंबर है, 1 करोड़ लिया उससे भी बड़ी नंबर एग्जिस्ट करता है। दैट मींस इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव है एक सिंबल, इंफिनिटिव नंबर नहीं है। कैसा सिंबल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत बड़ी क्वांटिटी को। अब वहां पे अब जैसे ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जब, तो इसका मतलब वहां पे क्लोज इंटरवल होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जहाँ क्लोज इंटरवल होने का मीनिंग क्या है कि हम उस नंबर के इक्वेट कर रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है x ग्रेटर इक्वल टू 3, इसका मीनिंग क्या है कि x 3 के इक्वल भी हो सकता है,
x 3 के इक्वल होने का मतलब 3, तो इसका मतलब मेरे को पता है ना कि 3 कितनी क्वांटिटी होती है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं इन्फिनेटिव की बात करता हूँ तो इन्फिनेटिव के केस में क्या है, मुझे पता ही नहीं कि इन्फिनेटिव कितनी बड़ी क्वांटिटी है, तो यहाँ इसीलिए इन्फिनेटिव में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है, हमेशा ओपन इंटरवल आता है। देखिए और थोड़ा सा डोमेन से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए अगर सपोज मेरे पास कोई दो फंक्शन है fx और gx, कोई दो फंक्शन है fx gx, सपोज fx की डोमेन है d1 और gx की डोमेन आई d2। डोमेन फाइंड कर लिया मैंने, fx की डोमेन आ गई d1 और gx की डोमेन d2। अब d1 प्लस d2 सॉरी दो फंक्शन है fx gx, इनको ऐड करके सपोज नया फंक्शन बन रहा है, दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, इसकी कंप्लीट की डोमेन अगर फाइंड करनी है तो कंप्लीट की डोमेन आएगी इन दोनों की अलग अलग डोमेन फाइंड करके उनका इंटरसेक्शन, d1 इंटरसेक्शन d2। सिंपल भाई, अगर मेरे पास ये कोई फंक्शन है, सपोज एक एग्जांपल ये है, मेरे पास इस कंप्लीट फंक्शन इसकी डोमेन फाइंड करनी है, तो वो क्या बोला है, कंप्लीट की डोमेन फाइंड करने के लिए इसकी डोमेन अलग देख लो, सपोज d1, इसकी अलग देख लो d2। अब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन लिख दीजिए, जो दोनों का कॉमन होगा वो इस फंक्शन की डोमेन रहेगी। सिंपल, मुझे इस कंप्लीट की डोमेन फाइंड करनी है, तो कंप्लीट की डोमेन फाइंड करने के लिए इसकी डोमेन अलग फाइंड कीजिए, इसकी अलग, और दोनों का इंटरसेक्शन लिख लीजिए, वो कंप्लीट पूरे फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। अलग अलग फाइंड करके उनका कॉमन क्यों ले रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, वो कॉमन पार्ट इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई कर देगा। बिल्कुल सेम, अगर यहाँ पे माइनस है तो भी कॉमन रहेगा। ऐसी दो फंक्शन की अगर मल्टीप्लाई हो रही है, इस कंप्लीट की डोमेन फाइंड करनी है तो भी मुझे यही देखना है, d1 इंटरसेक्शन d2। सिंपल, और दो फंक्शन डिवाइड में अगर है fx अपॉन gx, इसकी डोमेन फाइंड करनी है, इसका भी यही रहेगा d1 इंटरसेक्शन d2। मतलब दोनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन फाइंड करके उनका मुझे इंटरसेक्शन ले लेना है। लेकिन डिवाइड वाले केस में बस एक बात ध्यान रखनी है, वो वाला पार्ट हटा देना है जहां पे ये जीरो हो, जहां पे ये जीरो है डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, बस वो वाला पार्ट इनके इंटरसेक्शन में से हटा देंगे, ये ध्यान रखना है। अब सिंपल, मैं ये बेसिक कुछ एग्जांपल है, इनकी डोमेन की बात करनी है। फर्स्ट वाले की बात करता हूं कि इसकी डोमेन फाइंड करना है। अब सिंपल, आपको रूल पता है कि जो रूट के अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 5 माइनस x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर इक्वल टू 0, अब वेविकर मेथड से मैं इजीली इसका सॉल्यूशन लिख सकता हूं। कैसे, वेविकर मेथड से आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या था, उसमें सारे x को आप पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ पे लेकिन ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 5। माइनस को अगर हम इधर भेजते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज। अब वेविकर मेथड से सिंपल क्रिटिकल पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 5, ये मैंने लिख लिया। फिर दोनों में क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, वेव हमेशा यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे बन गई। मुझे कैसा कौन सा पार्ट लिखना है, लेस देन 0 तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मींस x बिलोंग्स टू कहां से, 1 से लेके 5 तक, क्लोज 1 to 5। अब x का ये जो सेट आया, यही इस फंक्शन की डोमेन है। x का सेट को ये हम क्या बोलते हैं, डोमेन। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, बिल्कुल सेम, ये fx इक्वल टू दिस, तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब वेविकर मेथड से इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे हम, भाई इसके फैक्टर कर लेते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। वेविकर मेथड में क्या देखते हैं, सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -1 +1 और -2। नंबर लाइन में अरेंज करेंगे, -2 -1 +1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो हर जगह कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। लेकिन किस पे ओपन आएगा, जो डिवाइड में है, मींस -2 पे ओपन इंटरवल। वेव बन जाएगी इस टाइप से। इसके बाद ग्रेटर देन 0 देखना है, ग्रेटर देन 0 एक तो पार्ट ये है, एक ये वाला पार्ट है, मींस x बिलोंग्स टू ओपन -2 से लेके -1 तक क्लोज यूनियन +1 से लेके इंफिनिटी तक, ये इसकी डोमेन। क्लियर, x का जो सेट आया ये इस वाले फंक्शन की डोमेन है। इसके बाद ये वाला थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें बात करनी है कि दो फंक्शन, ये कंप्लीट एक फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन इस कंप्लीट की डोमेन फाइंड करने के लिए मुझे अलग अलग की डोमेन फाइंड कर लेता है। सपोज मैं इसको fx, इसको gx इस टाइप से बोलता हूं, तो इसकी डोमेन के लिए मैं क्या लिखूंगा कि x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। दूसरी बात 5 माइनस x ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों की अलग अलग डोमेन ऐसे लिखेंगे हम।
यहाँ से क्या मिला x ग्रेटर इक्वल टू 1, यहाँ से क्या मिला 5 ग्रेटर इक्वल टू x, या मैं x को पहले लिखूंगा तो x लेस इक्वल टू 5। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का कॉमन पार्ट लिखना है, दोनों कंडीशन, ऐसा पार्ट लिखना है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो। और ये देखने के लिए हम नंबर लाइन का यूज करते हैं हमेशा, बहुत सिंपल सा वे है इसका, बहुत सिंपल तरीका, वो क्या है, नंबर लाइन यूज कीजिए। कैसे, ये क्या कह रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 1, सपोज ये 1 है तो 1 से ग्रेटर ग्रेटर 1 पे क्लोज ये कह रहा है, और इससे ग्रेटर मतलब इंफिनिटी तक, ऐसे एक नंबर लाइन बना लीजिए। इसके बाद ये कह रहा है 5 से लेस लेस, कहीं पे सपोज ये 5 आएगा 1 के आगे, ये कह रहा है 5 से लेस इक्वल टू 5 पे क्लोज इक्वल है, और उससे लेस 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 कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक, इस टाइप से। अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इन दोनों में कॉमन पार्ट ये है, मतलब वो वाला पार्ट जहां पे ये और ये दोनों टाइप की लाइनें हैं वो इतना पार्ट है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक, दैट मींस x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 से लेके 5 तक। यही हमारी डोमेन है इस वाले फंक्शन की। कंप्लीट फंक्शन की डोमेन क्या है, इन दोनों की अलग अलग डोमेन फाइंड करके उनका कॉमन लिख लेना है। और कॉमन हमेशा कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन की हेल्प से आप लिख सकते हैं बहुत इजी वे में। तो इस टाइप से आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं। देखिए रेंज फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं हम। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, फॉलोइंग फंक्शंस, इनकी रेंज फाइंड करनी। रेंज आपको पता है वही y का सेट। यहाँ पे आप देखते हैं जैसे इसका रेंज फाइंड करनी है मेरे को रूट x माइनस 1 की, तो आपको पता है यहाँ पे डोमेन तो ही 1 से ज्यादा पुटअप करना है हमेशा, लेकिन आउटपुट पे सोचना है। आउटपुट कैसा मिल रहा है आपको हमेशा, भाई 1 पुटअप करेंगे 0, 0 से ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा हमेशा। तो इसका जो y है y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ये सिंपल इसकी रेंज हुई, y का सेट इज रेंज। अब यहाँ पे मुझे देखना है भाई यहाँ पे x क्या पुटअप कर सकता हूँ, यहाँ पे x आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r है यहाँ पे, क्योंकि नॉट डिफाइंड होने का कोई मतलब ही नहीं जिसके लिए y नॉट डिफाइंड हो, तो सब सारी वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ। 1 की वैल्यू 1 आएगी -1 की +1, 2 की वैल्यू 4 -2 की +4, इस टाइप से आता जाएगा। मींस यहाँ पे x को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी मैं पुटअप कर सकता हूँ। और y कैसा आएगा जी, अब y पे सोचना है। अब कुछ भी देखिए, आप यहाँ पे x का स्क्वायर है, 0 पुटअप करेंगे पॉजिटिव, 1 पुटअप करेंगे तो पॉजिटिव, -1 पुटअप करेंगे तो पॉजिटिव, +2 पुटअप करेंगे पॉजिटिव, -2 पे पॉजिटिव, मतलब आउटपुट हमेशा 0 से ज्यादा दिखाई देगा आपको। तो y क्या हुआ, y बिलोंग्स टू यहाँ पे क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी, तो इसकी रेंज है पॉजिटिव नंबर 0 टू इंफिनिटी। ऐसे इसकी रेंज अगर मुझे फाइंड करनी है तो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए देखिए डोमेन तो यहाँ पे भी कुछ भी पुटअप कर सकता हूँ, नॉट डिफाइंड होने का कोई मतलब नहीं है। तो y के लिए मैं देखना थोड़ा सा इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। x² - 2x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ +1 और -2, इस -1 को मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर -2। अब इस पे सोचना है कि y कैसा आएगा, मेरे को सोचना है कि y कैसा आएगा, y की वैल्यू का सेट ही तो रेंज है ना। y देखते हैं, अब x तो मैं कुछ भी पुटअप कर सकता हूं। अब x कुछ भी पुटअप करने से ऐसा सोचिए कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। कुछ भी मैं यहाँ पे इनपुट करूं, +1 -1 0 100 कुछ भी -1 कितना भी पुटअप कर लें तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 0, नेगेटिव में ही कभी नहीं आ जाएगा। अब ये 0 आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और -2, तो 0 में से 2 जाएगा तो -2 आएगा ओवरऑल, तो मींस इसका आउटपुट सबसे कम -2 आएगा, और उसके बाद ये हमेशा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू क्लोज्ड -2 से इंफिनिटी तक, ये इसकी रेंज है। y का जो सेट आया -2 टू इंफिनिटी। इसके बाद ये और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे पता भी cos x कहां से कहां तक लाई करता है, साइन और कोस हमेशा आपको पता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है। मुझे तो ये चाहिए 2 cos x -1 का आउटपुट, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें 2 से करेंगे तो -2 लेस इक्वल टू 2 cos x लेस इक्वल टू 2। इसके बाद मेरे को चाहिए इसमें से -1, तो हर जगह से -1 कर दीजिए, -1 तो ये कितना आएगा -3 लेस इक्वल टू 2 cos x -1, 2 cos x -1 तो y है, लेस इक्वल टू 2 - 1 +1, तो y आया -3 से 1 तक, या ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू क्लोज्ड -3 to 1। y का ये जो सेट आया यही रेंज है। तो आई थिंक आपको रेंज फाइंड करने का मेथड भी क्लियर हो गया। तो डोमेन रेंज इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सब टाइप के हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप डोमेन और रेंज से रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।